स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो हमारी मैराथन की वीडियो है, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 करवाने वाली हूँ। कौन से बच्चों के लिए? ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस का है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर 2 और 1, मतलब 1 और 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं इसके, ठीक है। अभी तक अगर वीडियोस नहीं देखी हैं वो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफली आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, डीपली मैं आपको समझाती हूँ, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। आप अगर चैप्टर समझ लेते हो तो क्वेश्चन ऑब्वियसली चैप्टर में से ही आते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझिए, डीपली समझिए, आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और गारंटीड आपको अपने एग्जाम में अच्छा ही आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो 1 और 2 चैप्टर आप पक्का से देख लीजिए, फिर आप चैप्टर 3 देखेंगे तो आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, या फिर आप अपनी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं चैप्टर 1 और 2। इस चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व। मैं चैनल की होस्ट तनु। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले चैप्टर्स में हमने देखा प्राचीन विश्व, और उसके साथ साथ सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था मध्यकालीन विश्व, ठीक है। तो प्राचीन विश्व यानी पुराना विश्व, जी, उसमें हमने पुराने विश्व में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। उसके बाद मध्यकाल में, जो बीच में, यानी आधुनिक और प्राचीन, इनके बीच में जो काल था मध्यकाल, उसके बारे में हमने देखा। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं आधुनिक विश्व, यानी आज का विश्व, ठीक है। आधुनिक मतलब आज का। उस काल में क्या हुआ, जो हम आज का काल जी रहे हैं, इस काल में क्या क्या चीज़ें हुई, स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हुई, जिसकी वजह से आज हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, विज्ञान ज्ञान, हम इतने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, जल्दी से जाकर देख लीजिए, ठीक है। पहले ये चैप्टर पूरा अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फिर देख लीजिएगा, आप बहुत अच्छा इस चैप्टर को अच्छी तरह और समझ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें। देखिए, 14वीं सदी के बाद, हमने पिछले चैप्टर्स तक 14वीं सदी तक पढ़ लिया था, 14th सदी तक, ठीक है। अब 14वीं सदी के बाद क्या हुआ ये पढ़ने वाले हैं। यूरोप की सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में कई गंभीर परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों से आधुनिक काल में प्रवेश करने में मदद मिली, ठीक है। जो परिवर्तन आए हमने पीछे पढ़ा था, क्या क्या परिवर्तन आए। कृषि वगैरह अच्छी होने लग गई है ना, और बाकी सारी चीज़ें जो थी, महामारी वगैरह भी आई, लेकिन उससे भी सब लोगों ने जीत ली है ना, वो सारी चीज़ें जीत ली थी। उसके बाद हमारा आया 14वीं सदी के बाद सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा बदल गया, और इस वजह से आया हमारा आधुनिक काल। इसमें हमने प्रवेश किया, ये पुनर्जागरण था। अब पुनर्जागरण के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं आगे। इसने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में चिंतन और तर्क करने को बढ़ावा दिया, और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अब लोग क्या करने लग गए, चिंता करने लगे, मतलब चिंतन यानी सोचने लग गए, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में सोचने लग गए। जैसे गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर राज कर रही है, तो वो कैसा राज कर रही है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लग गए, ठीक है। और इसके अलावा वो तर्क देने लग गए, यानी फैक्ट्स बताने लग गए हर एक चीज़ के लिए। पहले लोगों को सिर्फ गुलाम बना के रख लिया जाता था, लेकिन अब जो लोग आने लगे वो हर एक चीज़ को सोचने लगे, समझने लगे, और वो लोग आवाज़ भी उठाने लगे अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए। अरब देशों में तुर्क और वैज्ञानिक जांच की अवधि पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अरब के जो देश थे वो पहले से ही तर्क, वैज्ञानिक जांच ये सब स्टार्ट कर चुके थे। यूरोप के पुनर्जागरण के दौरान हुए परिवर्तनों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, और जो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है उससे पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ। परिवर्तन सामंती प्रणाली के विघटन के साथ शुरू हुए। आपने पिछले पार्ट में विस्तार से पढ़ा होगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। इस पार्ट में हम इनमें से कुछ परिवर्तनों और घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने मध्ययुगीन समाज को आधुनिक विश्व में परिवर्तित किया। हम आधुनिक विश्व में 20वीं शताब्दी तक घटित होने वाली घटनाओं का भी पता लगाएंगे, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आपके उद्देश्य आ जाते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और नीचे आपका आ जाता है सामंतवाद के पतन के प्रभाव। ये हमने पिछले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया है, सामंतवाद क्या था, ठीक है। इसलिए आपको कह रही हूँ ये जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो इंटरकनेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरे और पहले चैप्टर से ये कनेक्टेड होंगे, तो दूसरा चैप्टर का आपको और पहला चैप्टर बहुत अच्छे से देख लेना है पहले, इस चैप्टर को देखने से पहले, ठीक है।
तो क्या हुआ, सामंतवाद जब खत्म हुआ तो उसके क्या क्या प्रभाव हुए लोगों पर। मध्यकालीन युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक सामंतवाद था। हमने पिछले उसमें पढ़ा, आपने इसके बारे में पिछले पार्ट में विस्तार से पढ़ा है। सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग या उदय के साथ ही इसका पतन शुरू हो गया था। जब मध्यम वर्ग आया, यानी क्या होता था, पहले सिर्फ उन्हीं लोगों से गुलाम बनाकर अपनी कृषि के ऊपर ये लोग क्या करवाते थे, सामंतवाद क्या करते थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे, उनसे कृषि करवाते थे, उनसे ही लगान लेते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मध्यम वर्ग आया, उसने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा गुलामी हो रही है, तो उसने यहाँ से स्टार्ट हुआ पतन होना। शक्तिशाली राज्यों के उदय और समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध होने से इसका पतन हुआ। कैसे पतन हुआ, इसका क्वेश्चन बन जाता है, सामंतवाद का पतन कैसे हुआ। तो शक्तिशाली राज्यों का उदय जब हुआ, यानी स्टार्टिंग जब हुई, शक्तिशाली राज्य जब आए और समाजवादी स्वामी जब बनने लग गए, तो इनका जब आपस में युद्ध हुआ तो इससे उसका पतन हो गया। नए नगरों और शहरों के उदय के होने और व्यापार के पुनरुद्धार से सामंतवाद का विघटन हुआ। ये नगर उत्पादन का केंद्र था तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण था। तो जब नए नए नगर आए और उससे जो था व्यापार और पुनरुद्धार, ये सारी चीज़ें होने लग गई। और ये जो नगर होते थे ये उत्पादन का केंद्र था, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें होती थी वो प्रोड्यूस होने लग गई, है ना। और इन पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे वो सारा इनका नियंत्रण करते थे। अब जैसे मान के चलिए हमारे जो पीएम होते हैं, हम उनको निर्वाचन करते हैं, ठीक है, हम उनको निर्वाचित करते हैं और उन्हीं से सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, व्यापार के लिए एक जो है कैंडिडेट चुन लिया और वही जो कैंडिडेट होता था वो नियंत्रण करने लग गया। इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधों से मुक्त था, क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने या कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। अब क्या हुआ, अब कोई भी कैसा भी बिजनेस कर सकता था जब सामंतवाद खत्म हो गया। तो नगरों ने कारीगरों और किसानों को आकृष्ट किया, क्योंकि इन्होंने जीवन की बेहतर संभावना उपलब्ध कराई और सामंती शोषणों से छुटकारा दिलवाया। हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना, किसानों का शोषण हो रहा था और इससे क्या हुआ, जब ये सामंतवाद खत्म हुआ तो सामंती शोषण से भी उन्हें छुटकारा अच्छी तरह मिल चुका था और इससे उनका जो जीवन था वो और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर होने लग गया। इन नगरों और शहरों ने कपास और गन्ना के रूप में कई फसलों के उत्पादक को प्रोत्साहित किया। कृषक को अपने उत्पाद का नकद भुगतान मिलता था। अब क्या हुआ, कृषक को जो है अपने उत्पाद का जो वो उगाता था उसको सही दाम मिलने लग गया। विनिर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता था, जहां विनिमय का माध्यम पैसा था, यानी मुद्रा थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा के रूप में एक माध्यम बन गया। स्वामियों ने अपने जागीरदारों से सेवा के बजाय पैसा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि विभिन्न उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए उन्हें भी पैसे की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ से पैसे की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। इससे शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। अब उन्होंने समाज में बेहतर रुतबा रखने की लालसा होने लगी। उन्होंने जो है सामंतवाद स्वामियों की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए शक्तिशाली सम्राटों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, जिससे सामंती संरचना कमज़ोर हो गई और इससे सामंती वर्ग का पतन हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हुई तो यहाँ से सामंती वर्ग जो था वो खत्म होने लग गया। नए विचारों के आगमन से नई चेतना का सृजन हुआ। इसने पुनर्जागरण नामक नए आंदोलन को जन्म दिया, जो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पुनर्जागरण? आधुनिक काल के प्रारंभ से विश्वास युग के अंत और तर्क युग की शुरुआत हुई। ये नवजागरण और सुधार आंदोलनों का साक्षी है। इन आंदोलनों से लोगों के सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए। इस अवधि में शहरीकरण, परिवहन के तीव्र साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर समान कानून लाने को लक्षित किया गया। नवजागरण यानी नया जो आंदोलन होते थे, जागरण क्या मतलब है? आंदोलन, ठीक है। जब लोगों को जगाया जाए, इसका मतलब आंदोलन किया जाए। तो यहाँ पर नव जागरण में क्या आंदोलन होते थे? जब यहाँ पर सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक, ये सारे और राजनीतिक आंदोलन हुए तो इससे क्या हुआ? शहरीकरण हुआ और परिवहन के तीव्र साधन, संचार आने लग गए और इससे समान कानून जो थे लक्षित किया गया। ये नव जागरण की हम बात करें। पुनर्जागरण से पढ़ते हैं क्या हुआ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, ठीक है। ये इटली में 14वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ। उस समय इटली छोटे शहर राज्यों में विभाजित था। उनमें से कई शहर राज्य प्राचीन रोमन इमारतों के भगवान
भग्नावशेषों पर बनाए गए थे। इतालवी शहरों की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें महान व्यापार और बौद्धिक केंद्र बना दिया था। इसके अलावा वेनिस जैसे इतालवी शहरों की स्थिति ने उन्हें व्यापार और बौद्धिक केंद्र बना दिया था। धन के साथ विश्व के चारों कोनों से व्यापारी कई महान विचार लाए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के रूप ने राजनीतिक स्वतंत्रता और अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। लोगों के पास अध्ययन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था। इससे क्या हुआ कि अब जो है पुनर्जनन जब हुआ लोगों का, तो इससे क्या हुआ, नए नए शहर, छोटे छोटे शहर बनने लग गए और इन शहरों में नए नए व्यापारी चारों कोनों से आने लग गए। अब नए व्यापारी आए तो व्यापार जो था वो बढ़ता चला गया, है ना। और जब व्यापार बढ़ने लग गया तो उनके लिए जो बाकी गतिविधियां थी उनके लिए भी उनके पास टाइम आने लग गया। यही पुनर्जागरण था, जब लोगों का पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, यानी लोग जागने लग गए, अपनी जितनी भी पीछे की वो गलतियां करते हुए आ रहे थे। यह भी अत्यधिक आर्थिक विस्तार की अवधि थी। बुक कीपिंग, बिल का आदान प्रदान, सरकारी ऋण, कई वाणिज्यिक और वित्तीय तकनीकें विकसित हो गई। पुनर्जागरण से काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आने लग गई। लोग अकाउंट्स बनाने लग गए। अकाउंट्स का मतलब होता है अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कोई चीज़ व्यापारी बेच रहा है तो उसका वो एक ब्यौरा रखने लग गया कि भाई इस टाइम पे मैंने इस इंसान को ये चीज़ बेची है और इतने में बेची है, तो ये चीज़ वो बनाने लग गए। बिल बनाने लग गए जो आज भी हम देखने को मिल जाते हैं हमें। सरकारी ऋण, यानी जो लोग अपने उधार लेते थे, सरकार से जो लोग उधार लेते थे उसकी भी नई नई तकनीकें आने लगी। अब आप देखते हो लोन मिल जाता है। वही लोन की जो तकनीकें थी वो स्टार्टिंग से आधुनिक काल से स्टार्ट होती हुई आ रही हैं। इनसे इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। इटली जो था सबसे पहले पुनर्जागरण यही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कहाँ सबसे पहले हुआ था, तो इटली में हुआ था। इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुनरुत्थान, वाणिज्य के आधार पर निजी पूंजी बैंकिंग, राष्ट्र राज्यों के गठन, अन्वेषणों के लिए नए मार्गों और प्रदेशों और स्थानीय भाषा साहित्य के विकास, जो प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय थी। तो नई नई जो अखबारों की तकनीक होती है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आने लग गई। यह नया व्यापारिक समाज की कम पदानुक्रमित और अधिक धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक था। यह पहले के ग्रामीण परंपरावादी समाज के अत्यधिक विपरीत था। जो पहले से स्टार्टिंग से चीज़ें आ रही थी उससे बिल्कुल अलग था। ठीक है, बिल्कुल नया था और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लग गई। विश्व आर्थिक प्रणाली प्रारंभ करने में साहसिक कार्यों एवं खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई नई वस्तु के व्यापार मार्गों की खोज के बाद अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से कई नई वस्तुएं लाई गई। अब क्या हुआ, नई वस्तुओं का व्यापार होने लग गया। ठीक है, और नई नई वस्तुएं लोग जो थे, शहर जो थे वो बाहर से लाने लग गए। इन वस्तुओं ने यूरोप वासियों के जीवन को समृद्ध बनाया, समृद्ध यानी रिच बनाया, और अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन के नए तरीके विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। जब उन्होंने देखा कि भाई इससे हमें कमाई अच्छी हो रही है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो अगर ये देखें कि अच्छी कमाई हो रही है तो वो क्या करते हैं, नई तकनीक लाते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होने लग गई। परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों, उद्यमियों और बैंकरों ने सहयोग किया और राजनीतिक जीवन में तथा अन्य देशों के साथ संबंधों में पूंजी ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। पूंजी यानी सैलरी। ठीक है, तो सैलरी देने लग गए लोग और उस पे ही लोगों को जो है व्यापार मिलने लग गए, अच्छे उद्यम मिलने लगे, बैंक वगैरह में लोगों को नौकरी मिलने लगी। पुनर्जागरण से ये लाभ हुआ। इसी अवधि में सृजित नए विचारों और मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना से लोगों के सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। मानवतावाद आई, बुद्धिवाद आई, जांच की भावना, ये सारी चीजें आने लग गई। ग्रीक और रोमन साम्राज्य को सांस्कृतिक उपलब्धियां नए सिरे से रुचिकर हो गई। मनुष्य नए विद्वानों की मुख्य चिंता का विषय बन गया। मनुष्य जो था वो नए विद्वान, जो नए नए विद्वान आए, नए नए जो साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, वो सारे जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि भाई मनुष्य के बारे में खोज की जाए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसने क्या क्या चीज़ें हुई इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर होने लग गई थी। उसके बाद वे मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता और इस संसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के उनके अधिकार में विश्वास रखते थे। ये मध्यकालीन चर्च के विश्वास के विपरीत था। जो चीज़ें चर्च के लोग हमें सिखा रहे थे उससे बिल्कुल उल्टी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती थी, जो सांसारिक सुखों का विरोधी था। मनुष्य के इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र आदि में रुचि को बढ़ावा दिया। कि क्या आप जानते हैं कि मानविकी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है इन सभी चीज़ों को। उसके बाद मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां चित्रकला के क्षेत्र में थी। यहाँ पर क्या हुआ, चित्रकला बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। पहले स्टार्टिंग में हमने प्राचीन काल में देखा कि लोगों को सिर्फ चित्रों बनाकर और उनको लिपि दिखानी आती थी अपनी। अब यहाँ पर चित्रों के माध्यम से अपनी जो भावनाएं हैं वो जो चित्रकार हैं उसको व्यक्त करने लग गए। चित्रकारों ने शरीर रचना और मानव शरीर के अनुपात का अध्ययन किया।
लोग जो थे, चित्रकार जो बनना चाहते थे, उन्होंने शरीर रचना देखी कि बॉडी हमारी कैसी है और उस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट की अपनी पेंटिंग्स। वे मनुष्य को यथार्थवादी फॉर्म और अनुपात में चित्रित करना चाहते थे। कुछ श्रेष्ठ कलाकारों जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल बॉटिसेली और टाइटियन और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कलाकारों ने मुक्त खड़ी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से क्या हुआ, नई नई मूर्तियां बनने लग गई, नई नई कलाकार जो थे अपने आने लग गए, चित्रकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, जिसने ये पेंटिंग, इसको बोलते हैं मोनालिसा पेंटिंग। ठीक है, ये मोनालिसा पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार पूछ ली जाती है किसने बनाई, तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सब आने लग गई। ये मूर्तियाँ अब इमारत या पृष्ठभूमि से अलग खड़ी थी और ये अलग कला थी। लोग जो हैं नई नई मूर्तियां, खड़ी मूर्तियां बनाने लग गए बेसिकली। ठीक है, जो मूर्तियां पहले कभी बनी नहीं थी उस टाइप की मूर्तियां। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार डोनाटेलो थे। डोनाटेलो जो हैं वो सबसे पहले और पुनर्जागरण के सबसे महान मूर्तिकार थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, लोगों ने खुद को मध्यकालीन धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त करना शुरू कर दिया। तो जो स्टार्टिंग से हम चीज़ें देखते आ रहे थे वो बिल्कुल अलग यहाँ पे होने लग गई थी और इन्होंने अपने आप को मुक्त करना शुरू कर दिया था, यानी फ्री करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि को साहित्य की भाषा के रूप में परिलक्षित किया गया। अब यहाँ पर नई नई चीज़ें इन्होंने सीखी। ठीक है, जैसे चित्रकारों ने चित्रकारी अच्छी सीखी, मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ जो थी वो अच्छी खड़ी बनानी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा जो हमने देखा यहाँ पर नई नई यहाँ पर लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी, भाषाएँ सीखी। अब लेखक क्या करते थे, लैटिन की बजाय स्थानीय भाषाओं में कविता, नाटक, गद्य आदि का उपयोग करने लगे। यानी जो स्थानीय भाषा थी वहाँ की, उसमें ये लोग ये सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने लेखकों के कार्य में देशी भाषा के उपयोग और प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ होने के कारण लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए सुलभ हुए। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्थानीय भाषा थी, देसी जो भाषा थी, उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। बाइबल मुद्रित किया गया था और लोगों की बड़ी संख्या द्वारा पढ़ा गया। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में तैयार किए गए अनेक कार्यों में दो प्रमुख, देखिए यहाँ पे बाइबल जो था यहाँ इस आधुनिक काल में बना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, आधुनिक काल में बाइबल जो था वो बना था। और ये जो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग है, इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो प्रमुख कार्य क्या थे, कार्य है डेंटे की डिवाइन कॉमेडी, इरास्मस इन प्रेज ऑफ फोली मैकविली की द प्रिंस एंड करवेंटीज डानक्योजो। ठीक है, पुनर्जागरण के उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुए। पहला प्रोटेस्टेंट सुधार था, जो ईसाई धर्म में विभाजन का परिणाम। दूसरे रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर से संबंधित सुधार था। आमतौर पर कैथोलिक सुधार या काउंटर सुधार के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर दो सुधार हुए थे, सबसे पहले तो प्रोटेस्टेंट सुधार था, उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर जो सुधार हुआ था ये हुआ था। ठीक है, ये जो था धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिससे आधुनिक विश्व की उत्पत्ति, यानी यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इन दो आंदोलनों से। उसके बाद आपका ये क्रियाकलाप है, आप इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट आपका धर्म सुधार, यानी धर्म को लेकर क्या क्या सुधार हुए ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो धर्म सुधार यानी धर्मों में क्या सुधार हुए। मध्यकालीन कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा हुआ माना गया। अंधविश्वासी किसानों को चर्च द्वारा आश्वस्त किया गया कि सच्चा क्रॉस उसके पास है, यानी जो अंधविश्वासी किसान थे उनको चर्च के द्वारा बोला गया कि हमारे पास सच्चा क्रॉस है और हमारे साथ तुम जुड़ जाओ। लोगों को भटकाया गया, लोग सच्चे क्रॉस के रूप में लड़की के एक टुकड़े को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने लगे थे, क्योंकि ये माना जाता था कि पवित्र अवशेष में स्वस्थ करने की शक्ति थी। तो जो ये लोग मानने लग गए कि लकड़ी का एक टुकड़ा है और उसको एक शुल्क का भुगतान अगर देंगे, मतलब लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना कह सकते हैं भगवान के नाम पे धंधा, कि उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई हमारे पास सच्चा क्रॉस है, तुम हमसे जुड़ जाओ। लेकिन वो करते क्या थे, एक लकड़ी के रूप में दिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसके बदले में वो मांगते थे दान, कि भाई तुम है ना हमें दान दो, जो कि आज भी मंदिरों में देखा जा सकता है। और ये स्टार्टिंग यहाँ की चर्च से हुई थी। अंधविश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि यह श्रद्धालुओं से अधिक पैसे ऐंठ सके। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे ऐंठने का काम स्टार्ट हो गया था। चर्च तक के जगह यह सब पुनर्जागरण के आने से बदल रहा था। पुनर्जागरण की नई भावना में कुछ
कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। कि क्या आपको पता है कि है 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी। उसके अनुसार बाइबल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था। उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। मार्टिन लूथर जो था उसने बताया कि ना मैं इनको चुनौती देता हूँ रोमन कैथोलिक चर्च वालों को कि ये लोग जो हैं अपना बस एक धंधा चला रहे हैं और इससे अच्छा कि हम इन पर विश्वास करें, अंधविश्वास करें, इनके जो बाइबल्स वगैरह हैं इन पर विश्वास करें, इससे अच्छा है हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके माध्यम से ही हम मोक्ष प्राप्त कर लें। ठीक है, तो मार्टिन लूथर, इसका नाम आपको याद रखना है, उसने चर्च की कुछ प्रथाओं का विरोध किया। इसने स्टार्ट किया था विरोध करना, जैसे कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को चर्च के पदों का तथा पॉप स्वीकारोक्ति पत्रों का बेचा जाना। ठीक है, तो यहाँ से इसने स्टार्ट कर दिया विरोध करना। सबसे पहले इसने चर्च के पदों और उन लोगों को पत्र भेजने स्टार्ट किए कि भाई तुम गलत कर रहे हो। लूथर को जर्मनी के राजकुमारों का संरक्षण प्राप्त था क्योंकि उसमें चर्च की संपत्ति जब्त करने की इच्छा थी, परंतु उसके चर्च के विरुद्ध लेख लिखने से मना करने पर 3 जनवरी 1521 को पोप लियो 10वें ने उसे धर्म से बाहर कर दिया। ठीक है, इसको जो था एक तरह से हम कह सकते हैं राजाओं का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम कि उनको संरक्षण प्राप्त था। क्यों राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? क्योंकि राजा जो चाहते थे कि हमें चर्च की भूमि मिल जाए, लैंड मिल जाए हमें चर्च की, और वो भी अपना फ़ायदा देख रहे थे। लेकिन ये चाहता था कि है ना सिर्फ यीशु मसीह को माना जाए, बाइबल वगैरह को ना माना जाए, और ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये रोकना चाहता था। लेकिन ऐसा ना हो पाया और उसे ही धर्म से बाहर कर दिया गया 3 जनवरी 1521 को। लूथर के विचारों ने पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत को 2 भागों में बांट दिया, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। और यहीं से 2 भाग स्टार्ट हुए, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। उसके अनुसार ईसाइयों को मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने से मिलती, ना कि पोप स्वीकारोक्ति पत्र खरीदने से। ठीक है, तो ये कहता है कि हमें सिर्फ यीशु मसीह के रास्ते पर चलना चाहिए, बल्कि इनसे जो है रोमन कैथोलिक वगैरह इन सब से हमें नहीं अटैच होना चाहिए इतना। हालांकि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचारों से प्रभावित था, परंतु यह वहाँ के राजा हेनरी 8वें के अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने के प्रयासों से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थॉमस कानवेल ने संसद में 2 कानून पारित करने में मदद की। ये थी अपीलों को रोकने का अधिनियम और संप्रभुता का कानून। इन कानूनों ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान कर दी। राजा को एक साधारण महिला अब बोलिन से विवाह करने की अनुमति मिल गई। यहाँ जो राजा था वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी को कैथरीन को तलाक दे दे और अपनी जो एक साधारण महिला है, आम महिला बोलिन, उससे विवाह कर ले। लेकिन ऐसा ना हो पाया और उसने रोकने का अधिनियम जो था किसने स्टार्ट किया? उसके जो प्रधानमंत्री थे थॉमस कानवेल, उसने स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने का कारण सिद्ध हुआ। कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने शुरू हुआ जिसे प्रति धर्म सुधार कहा जाता है। तो इसे कौन सा सुधार कहा जाता है? प्रति धर्म सुधार। ठीक है, इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने और कैथोलिक चर्च को सुधारना और सुदृढ़ करना था। इसकी शुरुआत स्पेन में हुई, जहां इग्नेशियस लॉयल ने यीशु का समाज की स्थापना की, जिसने पवित्रता, मिशनरी कार्य, दूसरों की मदद और ईश्वर की सेवा पर बल दिया। जो आंदोलन मार्टिन लूथर ने आरंभ किया वह इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें, हुलडरीक ज्विगली और जॉन काल्विन के प्रयासों से यूरोप में फैल गया। तो यीशु का समाज जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसने यहाँ की स्थापना की थी और ये स्पेन में स्टार्ट हुआ था। इसने किसने स्थापना की थी? इग्नेशियस लॉयल ने। और इसमें जो है पवित्रता, मिशनरी कार्य, दूसरों की मदद करना, ईश्वर की सेवा करना, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो आंदोलन था वो मार्टिन लूथर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट किया था। ये इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें और इन सब के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया था। इसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आते हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद विज्ञान में क्या क्या चीज़ें विकसित हुई, ये सारी चीज़ आएगी विज्ञान विकास के टॉपिक में। तो अब तक हमने देखा धर्म में क्या सुधार हुए। ठीक है, तो धर्म में नई नई जो धर्म के कह सकते हैं उनके सौदागर आए। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च वाले, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास ये चर्च है और हमारे पास क्रॉस है, सच्चा क्रॉस, और तुम हमारे साथ आओ। और हमें वो बस बेसिकली पैसा ऐंठना चाहते थे। लेकिन जो लूथर जी आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई तुम यीशु मसीह के रास्ते पर चलो, तुम्हें कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें अच्छे से मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। तो इसी वजह से उनको कई बार तो धर्म से भी निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर डटे रहे और लास्ट में जाकर उन्होंने जो है अपनी बात सही मनवाई और पूरे यूरोप में ये बात जो है फैल गई। ठीक है, पूरे यूरोप में ये सारी बातें फैल गई।
तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद विज्ञान विकास पढ़ते हैं। विज्ञान विकास में क्या हुआ, यानी साइंस ने क्या क्या तरक्की की। पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां की गई थी और हमने पहले से ही पढ़ा है कि पुनर्जागरण के विचारकों ने अंधविश्वास के कारणों पर अधिक जोर दिया और समझा कि ज्ञान अवलोकन और प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें देखा कि अंधविश्वास से ही लोगों को ज़्यादा भटकाया गया और इससे ये माना गया कि अगर हम अंधविश्वास फैलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने परंपरा और मान्यताओं तथा अंधविश्वास को स्वीकार कर दिया। इससे वैज्ञानिक जाँच की शुरुआत हुई जिसे लोग भुला चुके थे। पुनर्जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। जहां अंधविश्वास होता है वहां विज्ञान जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने विज्ञान को जो है एक बार फिर से बोला कि भाई विज्ञान को लाना चाहिए, जिसको ये लोग भूल चुके थे। तो लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान और प्रकृति को विज्ञान और कला के एक अनूठे मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इन्होंने सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने स्टार्ट किया था ये सब। माइकल सर्वाटस एक स्पेनिश चिकित्सक ने रक्त के परिसरण की खोज की। तो जो ये थे स्पेनिश चिकित्सक यानी स्पेनिश के एक डॉक्टर थे माइकल सर्वाटस, इन्होंने जो है सबसे पहले रक्त यानी ब्लड का टेस्ट करना स्टार्ट किया। विलियम हार्वे अंग्रेज ने हृदय द्वारा रक्त को शुद्ध करने और नसों के माध्यम से इसके परिसंचरण को समझाया। उसके बाद विलियम हार्वे आए जो एक अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया, रक्त को शुद्ध करना, ब्लड प्योरीफाई करना है ना, और इसका नस में कैसे फैलता है ये सारी चीज़ें हमें बताई। ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार हुए। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास, अवलोकन और प्रयोगों के लिए मार्ग सशक्त किया। विज्ञान ने पुनर्जागरण की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हुई हैं। और क्या आप जानते हैं कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो के बारे में कभी सुना है आपने? वे महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। वरना तो पहले लोग यही सोचते होंगे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की ओर भागता है। नहीं, जो सूर्य है वो पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सारी चीज़ें हमने समझाई। पुनर्जागरण से पहले ये माना जाता है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने ये तर्क दिया कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक कक्षीय गति में चुंबकीय आकर्षण होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्व का सिद्धांत दिया। अपने द्वारा बनाई दूरबीन से गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की, शनि के छल्ले और सूर्य को देखा। तो यहाँ से नई नई चीज़ें हुई। भूगोल विज्ञान जो था वो आया। ठीक है, भूगोल विज्ञान जो बेसिकली हमारे स्पेस से जुड़ा होता है, स्पेस में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो सारी यहाँ पर इन्होंने बतानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से विज्ञान जो था वो बढ़ता चला गया। उसके बाद नई भूमि की खोज, नई जो भूमि है वो कैसे खोजी गई वो सारी बातें हैं। जांच की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। नए व्यापार मार्गों की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। यह कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों को मुख्य उद्देश्य थे, लेकिन सोना या आर्थिक ज़रूरत का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था। अब लोग जो थे वो नई भूमि स्टार्ट करने लगे, खोजने लग गए। अब जैसे हम लोग हैं, हम चांद पर जाना चाहते हैं, चांद पर लाइफ देखना चाहते हैं, वैसे ही इन लोगों ने सबसे पहले तो नई नई भूमियाँ, नई नई जितनी भी ज़मीनें थी वो स्टार्ट करी देखनी कि भाई हमारे अलावा भी कोई है धरती पर। इसका माना जाता है कि बेसिकली सोना चाहते थे कि भाई देखे तो भूमि के नीचे सोना है नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था, इससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व से मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मंगाते थे, जिसके आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी। पहले लोग क्या करते थे कि अपने जो यूरोपीय दुनिया जो थी वो पहले से ही मसाले, कपास, ये सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे देशों के बीच में से जाना पड़ता था और ये सुविधाजनक भी नहीं था, ये अनिश्चितताओं से भरा था। पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसमें व्यापार की क्षमता थी। ठीक है, तो एक नए व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समुद्र के बीच में इन्होंने रास्ते की खोज की। ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है और इसके बीच में रास्ता बनाया गया जहाँ से नए व्यापार की जो है खोज होनी स्टार्ट हो गई और यहाँ से बहुत अच्छा व्यापार हो रहा था। खोजकर्ताओं का एक और मकसद था जो नए क्षेत्रों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना या उनके लिए भगवान की सेवा का एक मौका बन गया। इसके अलावा साहसी लोगों ने नई भूमि की खोज करके जो है अपने द्वारा मतलब प्रसिद्धि उन्हें मिल गई। वो लोग पहली बात तो यही चाहते व्यापार जो था वो बढ़ता जाए, रास्ते अगर हमें नए नए मिलेंगे, जैसे रेलवे थी, ठीक है, और ज़मीन के नीचे से रास्ते बनाने स्टार्ट किए जिन्हें हम आज सुरंग वगैरह बोलते हैं, और इसके अलावा पानी के नीचे से रास्ते बनाने स्टार्ट कर दिए और भी बहुत सारे रास्ते इन्होंने देखा। लेकिन ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये लोग अपनी जो ईसाई धर्म है उसको भी बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और लोगों तक उसको पहुँचाना चाहते थे और साथ ही साथ इनको जो है फेमस भी ये लोग हो जाएं, ये भी ये लोग चाहते थे, प्रसिद्धि नहीं मिले। कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध
प्रसिद्ध हो गए। आपने वास्को द गामा द्वारा भारत की और कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना है। क्या आप जानते हैं कि फर्डिनांड मैगलन पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाने के अभियान का नेतृत्व किया। बार्थोलोमेव डियाज एक और प्रसिद्ध अन्वेषक था। अन्वेषक यानी जो लोग नई चीज़ों का खोज करें और अलग अलग जगह पर जाके अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो खोज हैं उसको पूरा करे। तो ये सारी चीज़ें हुई। जो वास्को ड गामा है वो उसने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये लोग फेमस भी हुए, है ना, और इन्होंने नई नई चीज़ें भी जो खोजी। महान रोमांची यात्रा राजा और अमीर लोगों द्वारा प्रयोजित की गई थी। व्यापार और औपनिवेशिकरण में ज़बरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को प्रयोजित करता था पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था जो यात्रा को प्रयोजित करता था। मतलब जो लोग यात्री होते थे, नई चीज़ें खोजते थे, वो पुर्तगाली द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। वह था राजा हेनरी, जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी जो था एक पुर्तगाली था। ठीक है, ये लोगों को, यात्राओं को प्रायोजित करता था। इन खोजों के लिए तकनीकी आधार कंपास, वैधयंत्रिकी, खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने के कला के आविष्कार से हुआ। इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारी चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुए। अब वाणिज्यिक रुचि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर से स्थानांतरित हो गई। कई नई वस्तुओं जैसे तंबाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग पंख, आलू आदि व्यापार में शामिल की गई। अब जो आलू वगैरह है, ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आने लग गई। इसके अलावा और हर एक चीज़ खोजने के लिए कंपास वगैरह इनको ज़रूरत पड़ गई, है ना, इसलिए खोज बहुत ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, इसके अलावा इसने अमानवीय दास व्यापार की भी शुरुआत की। दास व्यापार होता है जब हम नौकर एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। गुलाम अफ्रीका से पकड़कर अटलांटिक महासागर के पार और उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम करने के लिए बेचे जाते थे। ठीक है, तो गुलाम बेचे जाने लगे। इन व्यापार पद्धतियों और नई समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय व्यापारियों को विशाल धन जमा करने के लिए और नई मशीनों के विकास में निवेश के लिए मदद की। ठीक है, तो यहाँ से नई नई जो मशीनें थी वो बननी स्टार्ट हो गई। इसके बाद आता है हमारा, ये ऊपर आपकी एक्टिविटी है, इसको आप स्किप करेंगे, नीचे आपका औद्योगिक क्रांति आ जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं। क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति नाम से पता चल रहा है उद्योग के लिए जो क्रांति करी गई वो क्रांति औद्योगिक क्रांति होगी। अब ये कौन सी क्रांति है? औद्योगिक क्रांति 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई। ये संभव इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा किया था और उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। ये स्टार्ट कहाँ पे हुई? ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति। और क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि अंग्रेज जो व्यापारी थे वो लोग क्या करते थे, हमसे हमारा जो पैसा है वो छीन कर ले जाते थे और वो लोग मतलब हमसे सब कुछ लेके जा रहे थे और हमारा जो धन है वो भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था। और उसके बाद वो कच्चा माल जो है हमारा ही बेच लेते थे, उसको पूरा अच्छी तरह तैयार करके। उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बाजार के रूप में देखे जा सकते थे। इसके अलावा इंग्लैंड में कोयला और लोहा उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल राशि थी। इस प्रकार पूंजीपतियों के लिए नई मशीनों के विकास में निवेश करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन को गति मिली। अब मशीनों ने मनुष्य और पशुओं को उत्पादन के कार्य से हटा दिया। नई मशीनरी में उत्पादन में सुधार हुआ, पर इसने समाज को दो भागों में बांट दिया, पूंजीवादी और पूंजीपति वर्ग और मजदूर। आप अगले पार्ट में औद्योगिक क्रांति के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति बेसिकली यही है कि जब जो है जुल्म होने लगे व्यापार को लेकर, उद्योग को लेकर, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कच्चा माल यहाँ से ढूंढना स्टार्ट कर दिया, अपने लिए धन यहाँ से लेने लग गए। ठीक है, हमारा जो धन था उसको भी लूट कर ले जाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी और अपनी खुद की मशीनें उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी जो अंग्रेज लेकर आए थे बाहर से। ठीक है, कि भाई हम अपना घर में ही मशीन, अपने ही देश में मशीन बनाएंगे और हम उसी से काम करेंगे। नई मशीन जब बनने लग गई तो दो भागों में लोग बट गए। सबसे पहले तो पूंजीपति यानी बिजनेसमैन वगैरह, और उसके अलावा दूसरा था मजदूर यानी जो आज भी आप देखते हो मजदूर तो जो काम करता है, ठीक है, वो। उसके बाद आपका पाठगत प्रश्न है, ये पूरा आपको करना है। नेक्स्ट आपका क्रांतियों का युग, मतलब क्रांति जब स्टार्ट होने लग गई। सबसे पहली क्रांति आपकी गौरवपूर्ण क्रांति है, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं क्रांतियों का युग में क्या था। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। राजनीतिक नेतृत्व और लोगों में एक बहुत मजबूत असंतोष ने राज्यों के मामलों में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नया जब युग आया उन्होंने क्या किया, राजनीतिक उथल पुथल होने लग गई। अभी तक हमने
हमने पढ़ लिया है औद्योगिक क्रांति के बारे में, धर्म सुधार, विज्ञान विकास, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब क्रांतियाँ कैसे स्टार्ट हुई, जब राजनीतिक जागरूकता, स्वतंत्रता के विचार, समानता और भाईचारा, प्रिंटिंग प्रेस, मतलब लोगों को जब स्वतंत्रता नहीं मिलती, बेसिकली अगर किसी को स्वतंत्रता ना मिले, फ्री ना किया जाए और उनसे बस काम करवाया जाए बिना फालतू का, तो वो क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, है ना। तो गौरवपूर्ण क्रांति सबसे पहली थी 1688 यानी 88 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो इंग्लैंड में ही हमारी सारी औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी और इंग्लैंड में ही हमारी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी और इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को जो है गौरव से जो मतलब लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, क्योंकि बिना खून बहाए इससे सफलता प्राप्त हुई थी। स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपने देशवासियों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया था। यह उसके अपने लोगों के प्रति कठोर रवैये के कारण हुआ था। एक महंगी स्थायी सेना का निर्माण और सरकार के रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि, सेना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को गुस्सा दिलाया। नाराज संसद राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाना चाहते थे और उसकी बेटी मैरी द्वितीय को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। इससे पता चला कि निरंकुश शासन को बदल दिया गया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। संसद को सम्राट को बदलने की शक्ति थी। सबसे पहली बात, यहाँ पर गौरवपूर्ण इसकी क्रांति का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई भी खून नहीं बहाया गया। ठीक है, बिना खून बहाए यहाँ पर सारी चीज़ें हुई थी। क्या हुआ कि जो ये राजा था, ये क्या करता था, स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय, ठीक है, राजा जेम्स द्वितीय जो था वो अपने लोगों का समर्थन उसने खो दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों से बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से बात करता था, तो इसलिए लोग गुस्से में आ गए। वो चाहते थे उसकी बेटी जो है मैरी द्वितीय वो सिंहासन पर बैठे और इसीलिए इसको सिंहासन से हटा दिया गया और फिर उसको इसके लिए क्रांति भी हुई और उसके बाद उसको सिंहासन पर उसकी बेटी को बिठा दिया गया। उसके बाद आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध, नाम से ही पता चल रहा है अमेरिका में जो युद्ध हुआ आज़ादी के लिए। ठीक है, तो वो युद्ध कैसे हुआ, वो क्रांति कैसे हुई। कुछ राजनीतिक अधिकार हैं जो हमें आज मिलते हैं, वो दो महत्वपूर्ण क्रांतियों की देन है जो 18वीं सदी के अंत में हुई। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक विश्व के निर्माण में। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की वजह से लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। उनमें से कुछ आर्थिक अवसरों से आकर्षित थे। उनमें 13 उपनिवेश थे जो स्थानीय विधानसभाओं द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा करते थे। वाणिज्यवाद की ब्रिटिश आर्थिक नीति लागू थी, जिसने माध्यम से ब्रिटिश अपने हितों में औपनिवेशिक वाणिज्य को विनियमित करने की कोशिश करते थे और उपनिवेशों को औद्योगिक स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी और उन्हें लोहा, कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे। वे केवल इंग्लैंड द्वारा निर्धारित कीमतों पर चीनी, तंबाकू, कपास और आदि का निर्यात जो थे वो करते थे, जिसने ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को विरोध के लिए उकसाया। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लोग थे ब्रिटिश वगैरह, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ से चीनी, तंबाकू, कपास वगैरह इन सब का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड के द्वारा निर्धारित जो कीमतें थी उन पर कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापार था वो इंग्लैंड द्वारा निर्धारित हो रहा था, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हो रहा था, जिस वजह से ब्रिटिश लोग जो थे, अमेरिका के लोग वो बुरी तरह से भड़क गए और यहाँ से स्टार्ट हुई अमेरिकी क्रांति। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ भारत में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो गए थे। इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसे अमेरिकी उपनिवेशों से करों के द्वारा पूरा किया जा सकता था, इसलिए इनको पैसों की ज़रूरत थी और इस वजह से इन्होंने पैसे लेने के लिए क्या किया, स्टाम्प अधिनियम पारित कर दिया। राजस्व को अमेरिका में 10,000 ब्रिटिश सैनिकों की बनाए रखने के लिए लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिनियमों का उपनिवेशों द्वारा विरोध किया गया। दंगों ने उपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह कर दिया। औपनिवेशिक विधानसभाओं ने स्टाम्प अधिनियम के खिलाफ संकल्प पर पारित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टाम्प अधिनियम को निरस्त कर दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टाम्प अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ से पूरा यही बताया गया है कि किस तरीके से इंग्लैंड जो था उसने जो है ब्रिटिश अमेरिकी लोगों को कैसे गुलाम बनाया और फिर अपनी कीमतों के हिसाब से उनको मतलब इतना मजबूर किया कि वो लोग सिर्फ उनकी कीमतों के हिसाब से ही जो जितना भी उनके व्यापार होता था उसको बेचें और उसको जो है दूसरे देशों में भेजें। ठीक है, तो ये बहुत गलत था और इस वजह से कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जब यहाँ पर स्टाम्प अधिनियम चालू किया गया तो वहाँ से स्टार्ट हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति आई, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति में क्या चीज़ें हुई, 18वीं सदी, यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहे हैं, 18वीं सदी में हुई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज अभी भी पूरी तरह सम्राट के पूर्ण अधिकार के साथ सामंती था। वह 3 वर्गों या संपदा में विभाजित किया गया था। पादरी या चर्च पहला, इंस्टेंट कूलीन वर्ग या दूसरा एस्टेट।
पहले 2 स्टेट विलासिता और धर्म पर कई विशेष अधिकारों और देश के शासन का आनंद लेते थे। किसान, आम लोग, शहर के श्रमिकों और मध्यम वर्ग के रूप में आम आदमी तीसरी स्टेट में थे और भारी करों के बोझ तले दबे थे। यहाँ पर क्या होने लग गया, फ्रांसीसी समाज जो था वो अभी भी पूरी तरह सम्राट के उसमें था। सम्राट उसके पूरे समाज को चलाता था जो अभी भी सामंती था। ठीक है, सामंतवाद हमने पिछले उसमें पढ़ा। तो फ्रांस में अभी भी सामंतवाद था। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले वर्ग में जो थे, पहला स्टेट था, दूसरा स्टेट और चौथा स्टेट, 4 स्टेट्स थे। ठीक है, पहले 2 स्टेट जो थे विलासिता और धर्म के लोगों के लिए थे। उसके बाद देश का शासन जो था उसका आनंद लिए लोग लेते थे। ठीक है, उसके बाद किसान, आम लोग, ये सारी चीज़ें आ गई तीसरे स्टेट में, जो कि भारी कर जो थे उनके बोझ के तले दबे हुए थे। फ्रांस की आंतरिक हालतों ने क्रांति के लिए एक आदर्श मंच बनाया। लुइस सोल्वे और उनकी पत्नी के जो कि शैली के कारण सरकारी खजाना खाली हो गया और राष्ट्र दिवालिया हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये लोग क्या करते थे, इन हालतों ने क्रांति के लिए एक आदर्श मंच बनाया। लुइस सोल्वे जो था और उसकी जो पत्नी थी उसके इतने ज़्यादा खर्चे वगैरह कह सकते हैं कि सरकारी खजाना ही खाली हो गया। लुइस को तीनों स्टेट की 1789 में एक बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया गया। वह नए कर कानून के लिए मंजूरी हासिल करना चाहता था। तीसरे स्टेट ने विशेष अधिकार कराधान उन्मूलन में समानता की मांग की। उन्होंने अपने लिए एक राष्ट्रीय असेंबली बनाने की घोषणा की और सारे अधिकार सम्राट से ले लिए। अब यहाँ से इन्होंने जितने भी अधिकार थे वो सम्राट से वापस ले लिए कि हमने तुम हमारे पर इस तरीके से अधिकार मत जताओ। एक इतिहासकार फ्रेंच दस्तावेज आदमी और नागरिक अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं इन्होंने अपनाने की घोषणा कर दी। ये अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा से प्रभावित था। अमेरिका को जब स्वतंत्रता मिली तो फ्रांस वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। सभी पुरुषों की समानता, लोगों समरूपता, मतलब इस तरीके के इनको जो थे अधिकार मिलने लग गए फिर वापस इनको। ठीक है, इसने बेसिकली अपने सम्राट के लिए इसके खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो क्रांति की, उस क्रांति को बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जिससे इनको सारे अधिकार जो थे वापस मिल गए। उसके बाद आपका क्रियाकलाप आ जाएगा। क्रियाकलाप के बाद आपका इटली का एकीकरण है। कैसे इटली जो था, इटली में कैसे एकीकरण का मतलब होता है सारे लोग जब एक हो जाए। ठीक है, 18वीं सदी, यहाँ भी 18वीं सदी की बात हो रही है। इटली कई राज्यों का एक समूह था, प्रत्येक का अपना स्वयं का सम्राट और परंपरा थी। ठीक है, तो इटली जो था वो कई राज्यों में बटा हुआ था और इस वजह से अलग अलग राज्य के अलग अलग सम्राट हुआ करते थे। जो सम्राट उस और अपने राज्य पर शासन करते थे। अब यहाँ पर एकीकरण इसका कैसे हुआ, उनमें से कुछ थे वेनेतिया, 2 सिसिलाइस, पापल राज्य और सार्डिनिया, तस्कनी, ये सारे राज्य जो थे इनमें से इसके थे जो समूह बना हुआ था इटली का। ठीक है, तो इसका एकीकरण कैसे हुआ, इसका एकीकरण हुआ, ये जो पापल पोप का जो राज्य था जिसके ऊपर प्रभुत्व था तो वो पापल के राज्य कहलाते थे। जल्दी ही इटली ने अपने महत्व में वृद्धि करना शुरू कर दिया। पोप के राज्य राजनीतिक जीवन, बैंकिंग और विदेशी व्यापार का केंद्र बन गया। ठीक है, तो पोप के जितने भी राज्य थे वहाँ पर व्यापार बेसिकली बहुत ज़्यादा होने लग गया। पुनर्जागरण के दौरान इटली का महत्व अन्य राज्यों से, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कई सालों तक फ्रांस और पवित्र रोमन राज्य ने इटली के लिए युद्ध लड़े। ठीक है, तो इटली के लिए इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। गुप्त क्लब का पूरे इटली भर में गठन किया गया। 1796 में से 1814 तक जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोपीय शक्तियों से हार गया तो कई इतालवियों ने एक जैसे संयुक्त इटली की संभावनाएं देखी जो विदेशी नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो मतलब इटली का जो एकीकरण है वो प्रक्रिया 1815 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वियना की कांग्रेस के साथ शुरू हुई और फ्रांसीसी प्रशिया युद्ध के साथ 1871 में समाप्त हुई। तो बेसिकली आपको यही चीज़ पढ़नी है कि इटली के एकीकरण जो प्रक्रिया थी वो 1815 में वियना की कांग्रेस ने इसकी स्टार्टिंग करी थी और फ्रांसिया युद्ध में इसकी जो समाप्ति है वो 1871 में हुई। उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी जो है वो भी कई राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद कई जर्मन एक स्वतंत्र जर्मनी चाहते थे। जर्मनी 39 छोटे राज्यों का संघ था और ऑस्ट्रिया और पर्शिया के नेतृत्व में था। ये राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे। प्रशिया को राजा कैसर विलियम प्रथम, प्रधानमंत्री बिस्मार्क को प्रशिया के शासन के अधीन जर्मनी को एकजुट करना चाहता था और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरी तरह से बाहर रखना चाहता था। बिस्मार्क निडर था और उसे जर्मनी के एकीकरण की तत्काल आवश्यकता में विशेष विश्वास था।
क्या हुआ यहाँ पर 39 राज्य थे, बहुत सारे राज्य का एक जो है संघ बना हुआ था। तो ये क्या चाहता था, जब नेपोलियन हारा उसके बाद ये चाहता था ये राजा कि है ना पर्शिया को राजा और कैसर विलियम जो प्रथम प्रधानमंत्री थी वो सारे चाहते थे कि जर्मनी को एकजुट किया जाए और जर्मनी का जो है एकीकरण हो जाए, जिसकी इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उसने सेना के आधुनिकीकरण के साथ शुरुआत की। उसने खून और आयरन की नीति के लिए जाने लगा और उसने लौह चांसलर की उपनाम अर्जित कर ली थी। किसकी हम बात करें, ओटो वॉन बिस्मार्क की। ठीक है, इसने जर्मनी का एकीकरण जो है स्टार्ट किया था। सेना में सुधार के साथ इन्होंने क्या किया, जर्मन आबादी को उसके डेनमार्क शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया कि जो डेनमार्क जो था पहले शासन कर रहा था वो शोषित कर रहा था वो बेसिकली लोगों को। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग कर दी यहाँ से कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और विद्रोह करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर दिया। 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के खिलाफ हाथ मिलाया। बिस्मार्क का अगला लक्ष्य था ऑस्ट्रिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया, ये सारी बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर उसके बाद नेपोलियन को सिंहासन त्यागने पर और लोगों को जो है मजबूर कर दिया इन लोगों को कि यहाँ से ये लोग चले जाएं, और फ्रांस के अल्सास और इन सब लोगों को, और इस वजह से फिर हुआ यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का जो एकीकरण है वो कैसर विलियम के द्वारा पूरा किया गया था। जल्द ही जर्मनी यूरोप में अग्रणी बन गया और उसने अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाया। दुनिया में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के लिए ये औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद है समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने एक असमान समाज की स्थापना की। एक और गरीब, शोषित और बिना किसी अधिकार के लोग थे और दूसरी तरफ पूंजीपति और सभी विशेष अधिकार का आनंद उठाने वाले लोग थे। ठीक है, तो एक तरफ तो वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिनका शोषण हो रहा था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, और दूसरी तरफ वो लोग आ गए थे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और जिनको अधिकार बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। इसी समय कुछ लोगों का ने सोचना शुरू किया कि कैसे समाज में सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में समानता होनी चाहिए। तो लोग अब ये सोचने लग गए कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो कैसे इन दोनों के बीच में समानता हो। तो ये सारी चीज़ें जब सोचने लग गए तो उससे रूसी क्रांति स्टार्ट हुई। समानता, भाषण की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के विचारों ने इस संबंध में प्रोत्साहन दिया। समाजवाद के विचार जो समान समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपनी जड़ समानी शुरू कर दी। ठीक है, इसका सबसे पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है, रूसी क्रांति, जिसने दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। वो क्रांति है, ये क्रांति समाजवादी सरकार जो है उसको स्टार्ट करती है। इस औद्योगिक रूप से पिछड़ा था जो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। जार एक निरंकुश और दमनकारी शासक था। जार के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जार कौन था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो एक निरंकुश शासन था, दमनकारी, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, जिसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, इसलिए मजदूरों और किसानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1905 की क्रांति ने ड्यूमा के गठन के साथ एक संवैधानिक राजशाही के गठन का नेतृत्व किया। 1905 की क्रांति के बाद भी नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित था और इसीलिए अशांति जारी रही। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह यहाँ पर दो क्रांति हुई। ठीक है, रूस में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मजदूर और किसान और जो रूस में रहने वाले गैर रूसी लोगों की हालत जो थी वो जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के अधीन बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो काफ़ी लोग दुखी भी थे और इस वजह से उन्होंने दो आंदोलन किए, जिसको इन्होंने क्या बोला कि हमें भाई तुमसे चाहिए। इसलिए जो लोग थे उनको चाहिए था फ्री, मतलब ये बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए वो बीमार थे, बिना गर्म वर्दी या हथियारों से लैस थे, और इस वजह से वो रेगिस्तान में, ठंडे रेगिस्तान में वो लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए। कई कुशल श्रमिकों को सेना में भर्ती किया गया इसलिए, और उनकी मौत के लिए युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बिना किसी मतलब इनके पास कोई गर्म वर्दी नहीं थी, जिस वजह से ठंडी रेगिस्तान में नहीं लड़ सके और इनकी मौत हो गई। और इस युद्ध में फिर भी लोगों को मजबूर किया गया। इन्होंने क्या किया, श्रमिकों ने अदालतों, जेलों और कार्यालय परिसर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी वजह से, युद्ध की वजह से हमारे लोग मारे गए। तो इस वजह से इन्होंने कार्यालय परिसर, इन सब लोगों के ऊपर, जो सरकार के लोग थे उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। और सेना में गोला बारूद का अभाव था, शहरों में भोजन का अभाव था, जबकि किसानों को अपनी उपज के साथ उचित दाम नहीं मिल रहे थे। इस सरकार ने मुद्रास्फीति के कारक रूबल नोटों को लाखों में छापा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो नोट थे उनको छापा गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रदर्शन भी हो रहा है। ठीक है, यह स्थिति मार्कस और टॉल्स्टॉय के लेखनों से और बिगड़ गई। इसने लोगों को, विशेष रूप से श्रमिकों को प्रभावित किया। उनकी राजनीति जागृत करने के लिए कारण बने। सोवियत संघ के श्रमिकों की परिषद के गहन को फरवरी 1917 में जार द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है, तो जार एक निरंकुश राजा था और एक अस्थायी सरकार मेन्शेविक
रूसी साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण के तहत स्थापित की गई, लेकिन सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने में बिल्कुल विफल रही है। एक अन्य पार्टी बोल्शेविक ने लेनिन की अध्यक्षता में सोवियत संघ का आयोजन किया। यहाँ से बना सोवियत संघ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 1917 में सरकार की जगह ले ली। ये अक्टूबर क्रांति, रूसी क्रांति का अंतिम चरण था। इसने जार के शासन को समाप्त कर दिया और सोवियत संघ का गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से सोवियत संघ का गठन हुआ जब लोग इसके शोषण से पूरी तरह बिल्कुल परेशान आ चुके थे। तो यहाँ इन्होंने जार का जो शासन था वो बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दिया और सोवियत संघ का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब अगले पाठ में हम औद्योगिकरण, समाजवाद और विश्व युद्ध के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पार्ट आपका ये 3rd चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अपना फीडबैक मुझे बिल्कुल बताते रहिएगा, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई हो, यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने साथियों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो।